नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नव पाषाण काल पाषाण युगीन मानव के सांस्कृतिक इतिहास का अंतिम कालखंड है। पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के अंत तक हजारों वर्षों के काल में मानव ने धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक प्रगति की, लेकिन भारत में अभी तक एक भी ऐसा पूरा स्थल पर यानी अस्तित्व में नहीं आया है जहां से स्पष्ट हो कि नवपाषाण काल का मध्य पाषाण काल से क्रमिक विकास हुआ है। विश्व स्तर के संदर्भ में नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। अपवाद स्वरूप वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मेहरगढ़ का काल 7000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। चूंकि इस काल में मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन आए, इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाणीय क्रांति व अन उत्पादक संस्कृति कहा। जहाँ तक नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का प्रश्न है, इसकी मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत मृत भांड का निर्माण होना, अपेक्षाकृत स्थायी जीवन शैली, लघु तथा आत्मनिर्भर गांवों का विकास तथा लिंग पर आधारित श्रम विभाजन माना जाता है। जहाँ तक पशुपालन का संबंध है, यद्यपि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके प्रमाण हमें बागोर तथा आदमगढ़ से मिलते हैं, लेकिन पशुपालन का संबंध भी मुख्यतः नवपाषाण काल से ही है। जहाँ तक नवपाषाण काल के उपकरणों का संबंध है कि भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत के प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। भारत में जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ था प्रागैतिहासिक काल का, वो नवपाषाण युग का था, जो कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के मैसूर में लिंगसुगूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। रॉबर्ट ब्रूसफुट तथा पैटरसन ने नवपाषाणकालीन उपकरणों का गहरा अध्ययन किया है। इस काल के उपकरण अधिकतर बेसाल्ट, गहरे हरे ट्रैप पर निर्मित हैं तथा जहाँ तक इस काल के प्रमुख उपकरणों का संबंध है, इसमें पोलिशदार कुल्हाड़ी, बसूला, सैल्ट, छेनी, हथौड़ा आदि हैं। लेकिन छात्र याद रखेंगे कि इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो है पोलिशदार कुल्हाड़ी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक और है कि भारत में जितने भी नवपाषाण काल संबंधित उपकरण मिले हैं वो पूरा स्थलों के ऊपरी स्तर से कम मिले हैं, जबकि खुले धरातल से अधिक मिले हैं। तो उपकरणों में दो तथ्य आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। पहला कि भारत से प्रथम ऐतिहासिक उपकरण 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर से प्राप्त हुआ था, और दूसरा सर्वाधिक जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो पोलिशदार कुल्हाड़ी हैं। जहाँ तक नवपाषाणकालीन संस्कृति के विस्तार का प्रश्न है, नवपाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया है, जिनमें मानचित्र के सहायता से आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत,
मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्व तथा पूर्वोत्तर की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां प्रमुख हैं। अब हम इन क्षेत्रों में जो प्रमुख स्थान है और उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं याद रखनी है हमें, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला आती है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं: कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। जहां तक कश्मीर घाटी का प्रश्न है, कश्मीर घाटी में 2 प्रमुख स्थान थे नवपाषाण काल से संबंधित, एक बुर्जहोम तथा दूसरा गुफा कराल। दोनों महत्वपूर्ण है। जहां तक कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की प्रमुख विशेषताओं का संबंध है, यहाँ पर गर्तावास मिले हैं। गर्तावास का मतलब होता है आवासीय गड्ढे, जिनमें मनुष्य गड्ढे बनाकर रहता था। विभिन्न प्रकार के मृत भांड अर्थात बर्तन मिट्टी के बने हुए। कश्मीर घाटी में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव है तथा यहाँ पर पत्थर व हड्डी यानी अस्थि के औजार भी मिले हैं। फसल काटने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जानवरों के लिए पृथक कब्र तथा मानव शवों के साथ जंगली व पालतू पशुओं को दफनाना। छात्र याद रखेंगे कि किसी भी नवपाषाणकालीन स्थान से सिवाय बुर्ज होम के मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य नहीं मिला है। एकमात्र बुर्ज होम ऐसी स्थान है जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है प्लेस ऑफ बर्च, यानी भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा की गई थी तथा इसका उत्खनन 1960 से 1971 की अवधि के बीच टी.एन. खजांची के नेतृत्व में हुआ था। बुर्ज होम से कुल 4 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें 3 ऐतिहासिक कालों की संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो 3 काल हैं: नवपाषाण काल, महापाषाण काल तथा ऐतिहासिक काल। इन 4 पुरातात्विक स्तरों में से 2 नवपाषाण काल से तथा एक महापाषाण व ऐतिहासिक काल से संबंधित है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गर्तावास यानी गड्ढों में बनाए गए घर हैं। गुफा कराल का उत्खनन ए.के. शर्मा ने 1981 में किया था और गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ से जो उत्खनन सामग्री में महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है वो है कि हड़प्पा के चहुंदड़ों से प्राप्त जो तांबे का हेयर पिन होता है, बालों में, महिलाओं के बालों के जूड़े में लगाए जाने वाले कील के समान, वो प्राप्त हुआ है। लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख स्थान है रोर, बरौली, देहरा, गोपीपुर और लद्दाख क्षेत्र का सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है ग्याग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के 3 क्षेत्र हैं: कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल क्षेत्र। अब हम विंध्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि विंध्य क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थलों का विकास हुआ। जहाँ तक विंध्य घाटी का प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत गंगा के मैदानी भाग तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बीच के भूभाग को शामिल किया जाता है। यहाँ से जो स्थान प्राप्त हुए हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं: बेलन नदी घाटी क्षेत्र तथा सोन नदी घाटी क्षेत्र। बेलन नदी के बाएं किनारे पर कोल्डी हवा तथा दाएं किनारे पर मगहरा इसके महत्वपूर्ण स्थल थे। इसके अलावा यहाँ के एक महत्वपूर्ण स्थल है चौपानी मांडो। 3 महत्वपूर्ण स्थल याद रखने हैं: बेलन घाटी के कोल्डी हवा, मगहरा या मगगड़ा और तीसरा है चौपानी मांडो। जो कोल्डी हवा है
यहाँ से हमें 3 संस्कृतियों यानी नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह काल, 3 काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहले यह माना जाता था कि कोल्डी हवा से विश्व के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो कि धान की खेती से संबंधित है। या ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन नवीन खोजों के प्रकाश में यह मत अब पुराना पड़ चुका है, या ये कह सकते हैं कि यह मत अब गलत हो चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित लुहरा देव से प्राप्त चावल के साक्ष्यों को सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो छात्र ध्यान रखेंगे कि कुछ बुक्स में अपडेट नहीं होगा, ये इसको ध्यान दे लेंगे कि चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पहले कोल्डेवा से प्राप्त हुए थे और वर्तमान में ये लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम एक बार और बता दूं, लुहरा देव, लुहरा देव जो कि यूपी में है। दूसरा आता है मगाहरा या महागढ़ा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है वो है गौशाला, कैटल पेन की प्राप्ति, जो कि आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। यहाँ के मृत भांडों पर धान की बालियों की छाप देखी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो चावल था या धान की खेती थी वो प्रमुख रूप से की जाती थी। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो चावल के साक्ष्य किसके थे, यानी वनस्पति से संबंधित थे या जंगली थे। तीसरा एक स्थान है चौपानी मांडो, जहां से हमें अन्न संग्राहक से लेके अन्न उत्पादक चरण का संक्रमण दिखाई देता है। बेलन घाटी के इन 3 स्थानों के अलावा विंध्य क्षेत्र का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है सोन नदी घाटी में स्थित कुंचुन और ललनहिया। ये छात्र याद रख सकते हैं कि कुंचुन में बड़े स्तर पर पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जाता था। तीसरा आता है मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 2 राज्यों के स्थान प्रमुख रूप से शामिल हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश के स्थानों में सोहगरा, नरहन, राजघाट, राजा कर्ण का टीला, इमलीडी तथा अगियाबार प्रमुख हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोहगरा। यह राप्ती और आमी नदियों के संगम पर बसा था तथा यहाँ पर नवपाषाण काल से मध्यकाल तक 6 सांस्कृतिक स्तरों को चिन्हित किया गया है। दूसरा स्थान है बिहार, जिसके प्रमुख केंद्र है चिरांद, सैनवार, मनेर, ताराडी, छेछर, कुतुबपुर। इसमें छात्र याद रखेंगे कि जो चिरांद है वो मध्य गंगा घाटी में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल माना जाता है और यह बिहार राज्य में है। यह पूरा स्थल सरयू और गंगा नदी के किनारे यानी संगम पर स्थित है। इस स्थल की यानी चिरांद की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि नवपाषाण कालीन स्थलों पर हड्डी से निर्मित सर्वाधिक उपकरण चिरांद से मिले हैं और ये जो हड्डी से निर्मित उपकरण है वो अधिकांश हरिण की हड्डी के या सींगों से बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य पूर्व सांस्कृतिक नवपाषाणिक संस्कृति। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें झारखंड, बंगाल का पश्चिमी भाग और उड़ीसा कुछ क्षेत्र शामिल है। यहाँ से छात्र 2 स्थानों को याद रख सकते हैं, एक झारखंड जिले में बरूडी और दूसरा उड़ीसा में स्थित कुचाई। यहाँ से ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो कृषि उत्पादन के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हों, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में यहाँ से सिलबट्टे मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ के लोग कृषि कार्य से परिचित होंगे। फिर आता है
इस भाग में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के पूरा पाषाणकालिक पूरा स्थल शामिल किए जाते हैं। सर्वप्रथम 1867 में जॉन लुबाक ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में नवपाषाण काल से संबंधित अवशेष प्राप्त किए थे। इस क्षेत्र के प्रमुख जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं उसमें दौजली हैंडिंग, श्रुत्रु तथा मृगडोला नामक स्थान है। जहाँ तक पुरातात्विक अवशेषों का सवाल है, दोजले हर्डिंग से हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं जो यहाँ पर उत्पादन का संकेत देते हैं। यहाँ पर झूम की खेती भी प्रचलित थी। दूसरी तरफ गारो, खासो, नागौर, कछार की पहाड़ियों से हमें पोलिशदार औजार मिलते हैं। नागालैंड में हमें हरे रंग के पत्थर पर तथा मेघालय में गारो पहाड़ियों से हमें डोलोराइट पर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में भी कृषि और पशुपालन संबंधित यद्यपि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, किंतु अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग भी कृषि कार्य से परिचित थे। अंत में आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का तिथिक्रम 2900 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यहाँ के जो प्राचीनतम पुरा स्थल हैं उनकी तिथियाँ 2900 से 2400 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई हैं। मैंने इसमें हिंट दिया है, ऊपर लिखा है सोर्स के रूप में कि नवपाषाण काल की जो तिथियां हैं उसमें प्रमाणिक बुकों में भिन्नता मिलती है। तो छात्र याद रख सकते हैं कि किसी एक के बारे में याद रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि उपेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनकी बुक में 2900 से 1000 पूर्व तिथि को निर्धारित किया गया है, जबकि कुछ अन्य प्रमाणिक बुक्स में यह तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व भी निर्धारित की गई है। तो छात्र दोनों तिथियां याद रख सकते हैं, 2500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और 2900 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरी बात, दक्षिण भारत में जो प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं उसमें उतनूर, पल्लवोय, कोडेकल तथा वाटेगल प्रमुख हैं। फिर एक याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो उपकरण हैं, नवपाषाणकालीन स्थल हैं, वो कर्नाटक में स्थित हैं। फिर दूसरा है कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक प्रमाण भी दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, पिकलीहट, टैकलकोटा, हल्लूर, कोडेकल, हमीगे, टी नरसिंहपुर, वाटगल, बुद्धिहाल आदि प्रमुख हैं। तमिलनाडु में एक ही प्रमुख स्थान मिला है, पय्यमपल्ली, जबकि आंध्र प्रदेश में 3 स्थान हैं, नागार्जुनकोंडा, उतनूर, पलवाय और सिंगनपल्ली। लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि जहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारे पुरातात्विक स्थल मिले हैं नवपाषाण काल संबंधित, वहीं दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में नवपाषाण केंद्रों का अभाव है, जबकि इन्हीं क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में पुरापाषाण काल तथा मध्यपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है वो है यहाँ के राख के टीले। ये राख के टीले कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच रायपुर दोआब तथा भीमा व कृष्णा नदियों के बीच स्थित इसमें सोरापुर दोआब में पाए गए हैं। अब ये किस लिए होते थे? विद्वान ज़्यादातर ये मानते हैं कि ये पशुपालन से संबंधित थे, कि पशुओं के बाड़े थे और उसी से ये संबंधित थे। इन सारे स्थानों के अलावा राजस्थान, मालवा व उत्तरी दक्कन में स्थायी जीवन शैली की शुरुआत नवपाषाण काल के स्थान पर ताम्रपाषाण काल से जुड़ी हुई है। आज की इस ई क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।